नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की खबर ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, जैसे कि आज सबसे पहली खबर की बात करते हैं कि 18 कर्मचारियों के हटाने पर MIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भड़क उठे हैं और उन्होंने जो TDP के अध्यक्ष हैं, जो TDP के जो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको खरी खोटी सुनाई है। वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और उन नतीजों के आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा की वहां पर सरकार बन रही है। और वहीं पर अगर बात करें तो 2 एग्जिट पोल के सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं पर बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की, तो अमेरिका ने अप्रवासी जो भारतीय हैं उनको डिपोर्ट कर दिया है और वो 104 अप्रवासी भारतीय भारत पहुंच चुके हैं। और इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो TTD ने है, उन्होंने मंदिर के 18 कर्मचारियों को निकाल दिया है और निकालने का फैसला किया है। वहीं पर उनके इस फैसले पर जो MIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि अगर आपने मुसलमानों के लिए ये जो कानून लाया है कि जो मुसलमान हैं वो तिरुपति मंदिर में नहीं रह सकते, कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर सकते, अपनी सेवा नहीं दे सकते, तो आपने जो वक्फ संशोधन था उनमें आपने क्यों सहमति जताई है कि वहाँ पर कम से कम 2 गैर जो मुसलमान हैं उनको रहना चाहिए, हिंदुओं को रहना चाहिए। अगर आपने एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ आप सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो वहीं पर आपने ये फैसला लेकर आपने जता दिया है कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक उग्रवादी जो तूफान है वो सामने आपने खड़ा कर दिया है और आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से नफरत करते हैं। बिल्कुल सही। प्रबंधन का कहना है कि 18 कर्मियों को अब या तो सरकारी विभागों में ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर उनको VRS दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसका अनुपालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से जब से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पे एक वो किया गया जिसमें बोला गया कि प्रसादम में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि हिंदू धर्म में नहीं यूज़ होती हैं। उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक वो होता है कि उसको माना नहीं जाता है, वो उनके लिए पाप होता है। लेकिन फिर जब इसमें बात आई कि ये मिलाई किसने हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने अपनी अपनी तरह से इसे चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात बोली थी कि जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक आपको इसके बारे में किसी को बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोगों की श्रद्धा होती है वहाँ पे, काफ़ी लोगों की आस्था होती है वहाँ पे। और इस तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पे प्रसाद बांटे जाते हैं और जहाँ कहीं ना कहीं कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो घी होता है वो एक ही जगह से पूरा रिपोर्ट होके आता है। बट अब यहाँ पे मसला दूसरा हो गया। इनकी जब गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें की, उसमें ये भी बोला गया कि वही आंध्र प्रदेश में पिछली जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान गैर हिंदू कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। अब इस समय प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। उनकी सरकार आने के बाद से ये मुद्दा पिछले कुछ समय से भर्ती का जो मामला है भी ये विवादों का विषय रहा है। मंदिर प्रशासन ने अन्य धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पदों पर होने को लेकर चिंता जताई है। जिस तरह से भर्तियां हुई थी इसको लेकर के जगन मोहन रेड्डी ने एक वो बनाया था कि ऐसे ऐसे लोगों की यहाँ भर्ती होनी है। लेकिन फिर जब ये वहाँ सत्ता में आए, चंद्रबाबू नायडू जो अलायंस में आए हैं, क्या बोलते TDP और जनसेना एंड BJP सब मिला करके, तो जनसेना प्रमुख ने भी यही बोला था कि हम सबको मानते हैं लेकिन हिंदुत्व पे अगर कोई आँच आएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये कि एक तरफ जिस तरह अभी ओवैसी साहब ने बोला कि अब वक्फ बोर्ड में जो है
गैर हिंदुओं को लेके आना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब टीडीडी का मसला होता है तो वहाँ पे आप नॉन मुस्लिम्स जो वहाँ पे जो वो हैं मुस्लिम्स हैं या नॉन हिंदूज जो हैं उनको आप हटा देते हैं वहाँ से। तो ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ आप बहस कर रहे हैं कि हम जो है वक्फ बोर्ड में जो है और लोगों को लाना चाहते हैं, इसको एक अच्छा वो बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो दावे हैं वो टीडीडी में खोखले होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि टीडीडी में आप जो है जो नॉन हिंदूज़ हैं उन सबको हटा रहे हैं। इससे मैसेज यही जाएगा कि भाई आप जो है एक ही तबके को प्रमोट कर रहे हैं, बस एक ही समुदाय को प्रमोट कर रहे हैं। और उसी समुदाय को प्रमोट करने के चक्कर में आप कई सारे ऐसे भी फैसले ले रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसका आगे जो है चल के कहीं ना कहीं कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े। जिस तरह हमने देखा कि अभी जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कुंभ में शुरू से ही वहाँ पे एक ऐसी बातें कही जा रही थी कि यहाँ पे वीवीआईपी पासेज जो है या वीवीआईपी कल्चर जो है ये मुसीबत बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कि वहाँ बैठ करके सिर्फ यही दिखा रहे थे कि इतने एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, एक दिन में इतने लोग आ रहे हैं, इतने वीआईपीज आ रहे हैं, इतने वीवीआईपीज आ रहे हैं। लेकिन वहीं जो वो जाम लगा हुआ था 15 किलोमीटर का, उसके बारे में किसी ने बताया नहीं जी। उसके बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल में ये चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन उसी के बाद जब वहाँ पे भगदड़ हुई तो न्यूज़ चैनल्स ने मजबूरन दिखाना शुरू किया। हालांकि कुछ टाइम तक तो कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने दिखाया ही नहीं था कि वहाँ पे भगदड़ हुई है, वो लोग अपने आरती में और स्नान में ही बिजी थे। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें दिखाई, उसके बाद फिर सबने दिखानी शुरू की और फिर योगी सरकार को मजबूरन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ वहाँ पे भगदड़ हुई है। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले ही तय हो जाती कि भाई इस रास्ते से वीवीआईपीज आएंगे, इस रास्ते से जो आम श्रद्धालु आएंगे, लेकिन वहीं जब बात अगर हम बात कर रहे हैं टीडीडी की अभी या वक्फ बोर्ड की, इसमें भी अगर आप और लोगों को लेके आएंगे वक्फ में, आप एक जगह से हटा रहे हैं लेकिन दूसरी जगह आप ज़बरदस्ती उनको बिठाने की बात कर रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया था कि आपने जो उन्होंने एक वो दिया था अपना क्या बोलते हैं एक पेपर दिया था, उसमें बोला गया है कि कई पेजेस जो है उन्होंने निकाल करके वहाँ पेश किया है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आपकी विवादों में घिरी हुई है, चाहे वो वक्फ का हो या टीडीडी हो या फिर उसमें जो लेटर्स गए हुए हैं या उसमें जो अपनी अपनी सबने एक वो लिखी है रिपोर्ट तैयार की है, उसके कुछ पेजेस क्या बोलते हैं हटाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसमें भी अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त वहाँ पे टीडीपी की गवर्नमेंट है और चंद्रबाबू नायडू को ये कहा जाता है कि वो बहुत ही सेकुलर है। लेकिन अब सेकुलरिज्म उनका कहाँ गया इस वक्त जी। इस वक्त अगर वो सेकुलरिज्म दिखाएंगे तो वक्त पे भी बात करेंगे और वो यूसीसी पे भी बात करेंगे और ये इस पे भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। और इन सारे मसलों को देखते हुए ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा है कि इससे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनको अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल वोटिंग हो चुकी है और इस बार का वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो है वोट मुस्लिम बहुल इलाकों में पड़े हैं और लोगों में ज़ोर खरोश के साथ उन्होंने वोटिंग की है। और वहीं पर बात करते हैं मुस्तफ़ाबाद सीट की, जहां पर MIM ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है, शिफाउर रहमान ताहिर हुसैन सॉरी। तो उनके पक्ष में कहा जा रहा है, ऐसा लोगों से जो लोग हैं वहाँ के जो जनता है वहाँ पर कह रही है कि उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुई। लेकिन ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनके बिना पर कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार वहाँ पर बनते हुए दिख रही है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रही है। लेकिन वहीं पर 2 सर्वे रिपोर्ट जो ऐसे आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल होते हुए दिख रही है। देखिए, हम अगर सर्वे की बात करें तो एक सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। वहीं दूसरा सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी जी। एक और सर्वे रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को इसने 2 से 3 सीटें दिखाई। हालांकि कई ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें कांग्रेस को 1-1 दिखाया गया या 2 दिखाया गया है, लेकिन इसने कांग्रेस की 2 से 3 सीटें दिखाई हैं।
तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है और 2 में सिर्फ आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई जा रही है जी। 27 साल के लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली हुकूमत पे, दिल्ली में जो हुकूमत है उस पे क्या बीजेपी अपना परचम लहराती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि वोटिंग हुई और जो कैंपेन हुए, कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं हर एक पैतरे को आजमाया गया है जी। चाहे वो जनता से वादे हों, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों का इतिहास जो है वो मिला जुला रहा है। 2015 का अगर हम एग्जिट पोल बताएं आपको तो आपकी बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन वास्तविक नतीजे उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया था। वहीं अगर 2020 चुनाव के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पे अनुमान वास्तविक नतीजों के करीब थे। आपने 62 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाई, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर हम 2025 के चुनाव की बात करें तो अभी इसकी जो है मतगणना 8 फरवरी को होनी है जी। अभी। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप ये देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के महाराष्ट्र चुनाव तक अभी जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उन सब में कहीं ना कहीं उलटफेर नजर आया। जिस तरह हमने बात की थी लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा था, जिसमें आपने देखा था कि एक एग्जिट पोल के जो मैनेजर हैं वो रो भी रहे थे, ऑन कैमरे पे रो रहे थे कि ये पहली बार ऐसा गड़बड़ हुआ मेरे साथ। दूसरी बार एग्जिट पोल का जो उलटफेर था वो देखने को मिला हमें हरियाणा में। हरियाणा में भी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई जा रही थी, क्योंकि वहां पे बोला जाता है किसान भी परेशान है, पहलवान भी परेशान है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बनी। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एमवीए की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका बिल्कुल उलट हुआ। एमवीए तो कहीं नजर ही नहीं आई उस हवा में, आंधी में बिल्कुल गायब हो गई वो। तो एग्जिट पोल पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे या एग्जिट पोल सिर्फ एक अपनी सबकी मतलब जो वो सर्वे करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, उस हिसाब से एग्जिट पोल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो सारी रिजल्ट पे ही डिपेंड होती हैं। एग्जिट पोल से हम ये देख सकते हैं कि हाँ किसकी हवा चल रही है। इसका मतलब ये कि दिल्ली में बीजेपी की हवा चल रही है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां सरकार बना ही सकती है, क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने काम किए हैं, केजरीवाल ने स्कूल बढ़िया किए हैं, केजरीवाल ने बिजली मुफ्त की है, केजरीवाल ने बस में महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त किया है, केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं। केजरीवाल लोगों को पैसे देते हैं रक्षाबंधन वगैरह पे जी। जो महिलाएं हैं वहाँ की। लेकिन वही बात जब ये आती है केजरीवाल ने ज़मीनी लेवल पे क्या किया है, तो ज़मीनी लेवल पे केजरीवाल कहीं ना कहीं नज़र नहीं आते हैं। ज़मीनी लेवल की अगर हम बात करें, केजरीवाल जिस जगह से आते हैं जहाँ पे उनका घर बताया जाता है वो एक गाँव है दिल्ली में, और वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि आप ज़मीनी लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ स्कूल बना रहे हैं, आप स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, आप जो है बसें चला रहे हैं नहीं, और आप लोगों को क्या बोलते हैं वो दे रहे हैं जो वो क्या बोलते हैं उसको भत्ता दिया जाता है जी। चाहे वो उस पर हो जो ओल्ड होते हैं लोग उनके लिए हो, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जिस तरह आपने अभी अपने उसमें बोला था कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जी, उसमें वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर भले ही 60.44% वोटिंग रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ज़िले में रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66.25% वोटिंग हुई है, तो साउथ ईस्ट दिल्ली ज़िले में सबसे कम 56.31% मतदान हुआ है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतदान जो है मुस्तफ़ाबाद सीट पर रहा, जहां 69% लोगों ने वोटिंग की है जबकि सबसे कम वोटिंग महरौली सीट पर रही, जहां से 53% लोगों ने मतदान किया है। दिल्ली में 5 साल पहले 2020 में दंगे हुए थे, जिसकी चपेट में नॉर्थ ईस्ट की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। दंगों से प्रभावित सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, गोकुलपुरी, करवाल नगर, गोंडा, खोड़ा और बाबरपुर सीट सीधे तौर पर इसमें आती है। इन सभी 6 सीटों पर 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है।
मुजफ्फराबाद में 69, सीलमपुर में 68.70%, गोकुलपुरी में 68.3, बाबरपुर में 66%, कोना में 61.3% और करावल नगर में 64.44% वोटिंग रही। इसका मतलब ये देखा जाए, और अगर बात करें सीलमपुरी की तो 65.3% वोटिंग हुई। जो दंगे प्रभावित इलाके हैं 2020 में जहाँ पे दंगे हुए थे, उन जगहों पे वोटिंग करने के लिए लोग अपने हिसाब से निकले हैं। और अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो बताया गया है कि 66.25% वोटिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट वाले जो दिल्ली के इलाके हैं। साउथ वालों में 56.31, मतलब आप देखिए कि 10% का फ़र्क है दोनों में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस छुट्टी समझते हैं, छुट्टी अपना घूमने चले गए कहीं, ये वो वगैरह और जो भी हो, खैर। लेकिन अगर बात की जाए जहाँ पे दंगे हुए थे 2020 में, उन जगहों पे जो है ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने एक मन बनाया था कि हम जा कर के वोट करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है मुस्तफ़ाबाद सीट पर एमआईएम ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, ताहिर हुसैन। जी। ताहिर हुसैन अगर वहाँ पे जीत जाते हो, ताहिर हुसैन जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वहीं ओखला की बात अगर की जाए तो ओखला में 4 लोग ऐसे हैं जिन पे पूरा वो चल रहा है, और 4 मुस्लिम हैं। एक एमआईएम से शिफाउर रहमान, और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी से क्या बोलते हैं अमानतुल्लाह खान, और फिर अगर हम बात करते हैं इसकी कांग्रेस की तो अरीबा खान। अब ये 4 ये जो लोग हैं, इनमें वो डिवाइड हो करके कहीं ना कहीं वो जाएगा बीजेपी को। तो वहाँ से अभी तक ये देखा जा रहा है कि जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और शिफा में है। बाकी अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो है अरीबा खान को देखा जा रहा है, और चौथे नंबर पे वहाँ पे उनको देखा जा रहा है, क्या नाम है, जो अमानतुल्लाह खान है। क्योंकि अमानतुल्लाह खान के बारे में ये कहा जाता है कि अमानतुल्लाह खान ने वहाँ पे ज़मीनी लेवल पे काम नहीं किया है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से हमने इनको चुना था, क्योंकि ये नौजवान हैं और यहाँ के बेटे हैं, ये हमने चुना था कि यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या बोलते हैं वहाँ के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ रह करके बहुत सारे ऐसे काम किए जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। जिस तरह से वहाँ के लोग बताते हैं, यहाँ पे गटर काम नहीं कर रहे थे सही, रोडें सही नहीं थी, ये सारे काम बाद में करवाए गए। और लेकिन जिस मकसद से इनको चुना गया तो मकसद इन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ओखला में अगर देखा जाए तो अमानतुल्लाह खान अभी की जो रिपोर्ट्स है उनमें वो चौथे नंबर पे हैं, और पहले दूसरे का जो मुकाबला चल रहा है वो शिफाउर रहमान और बीजेपी के दरमियान चल रहा है। जी, कहा जाता है जैसा कि अभी बताया गया है कि इसमें दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा है, इस बार 60 पॉइंट कुछ रहा है। लेकिन ऐसा ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी रहा था यासिर, और झारखंड में भी रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुमत किसको हासिल हुआ? जो पहले से वहाँ पर थे, जो सत्ताधारी दल थे, उनकी वापसी फिर से वहाँ पर हो गई। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की वापसी फिर से हो जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर वापसी होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कल जब से एग्जिट पोल्स आए हैं तो वीरेंद्र सचदेवा हो गए या फिर प्रवेश वर्मा हो गए, ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम का ख्वाब देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सीएम बन जाएंगे जी। लेकिन अगर बीजेपी की वहाँ पे सीटें नहीं आती हैं और आम आदमी पार्टी वहाँ पे जो है फिर से सरकार बनाती है, तो कहीं ना कहीं दिल पे छोरियाँ तो चलेंगी जी। और फिर उसके बाद एक चीज़ और ये भी है कि कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे इल्ज़ाम अभी से लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें और अलग होती। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कल एक चीज़ बोल रही थी संदीप दीक्षित ने, कहने कि चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, जिसकी मर्जी वो यहाँ पे चुनाव लड़े। जिस तरह से हमने बात की है अभी कि 2 सीटों पे एमआईएम चुनाव लड़ी है, और मायावती जो कि अपने प्रदेश में सब कुछ खो चुकी हैं, वो दिल्ली में आके सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने खुद 68 सीट्स पे जो है अपने उम्मीदवार उतारे थे, 2 सीटें उन्होंने इधर उधर कर दी थी जी। ठीक है, अपने गठबंधन वालों को दे दी थी। आम आदमी पार्टी ने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा। तो ये अगर बात की जाए कि मैदान में जब उतरते, अब देखिए ये सारी पार्टियाँ होंगी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट्स
होंगे, तो सारे मिलाकर के 699 लोग आई थिंक इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली में। जी। ठीक है, इतने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो बात ये आती है कि अभी हम किसी पे ब्लेम करें कि उसकी वजह से हम हार गए या उसकी वजह से फला जीत गया, तो ये सही नहीं होगा। फिलहाल अब जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जी, दिल्ली के साथ यूपी की एक सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, उस पर भी उपचुनाव हुआ है, लेकिन वहां पर सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर वोटिंग के दौरान धांधली हुई है। वहीं पर जो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने यहां पर धांधली करवाई है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने कोई भी करवट नहीं ली है, और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें उनको सफ़ेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम चुनाव आयोग पे हमेशा से इल्ज़ाम लगा रहता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक तरफा काम कर रहा है। चुनाव आयोग दिल्ली में भी हमने देखा है। बिल्कुल, दिल्ली में भी हमने देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा था, हमने हरियाणा में देखा था। हरियाणा की एक रोड की वीडियो जो है वो दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के बना के पेश की थी, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ जी। प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे थे, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चुनाव आयोग अभी कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि चुनाव आयोग के जो चीफ हैं उनको कोई जॉब चाहिए, इसीलिए वो मोदी जी के जो है कामों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया है कि भाई आप जो है क्या बोलते हैं कि आप जो भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो हम पे दबाव बहुत बना रही हैं जी। अब आप ये देखिए कि आप एक अच्छी सीट पे बैठे हुए हैं और आप एक हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसमें बोला जा रहा है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, तो ये कहीं सही नहीं लग रहा है। जी। तो वहीं बता दें कि अमेरिका से 104 अप्रवासी भारतीयों की वापसी हो चुकी है, और विमान जो है पंजाब के अमृतसर में पहुंच चुका है। और वहीं पर निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब के और 33 हरियाणा के और 33 गुजरात के, वहीं 3 महाराष्ट्र और 3 यूपी के हैं, और वहीं पर 2 चंडीगढ़ के हैं। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और 4 वर्षीय एक बच्चा, 5 व 7 वर्षीय 2 लड़कियां सहित 13 नाबालिग शामिल हैं। और वहीं पर इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इतने सारे लोग आए हैं, भारतीय हैं, जो जहाँ तक देखा जाता है कि 33 जो है पंजाब के हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाता है कि 33 जो है गुजरात के भी हैं, लेकिन विमान सिर्फ यहाँ पर क्यों उतारा गया? विमान कहीं और पर भी उतारा जा सकता था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये विमान आया है उस वक्त, उसके बाद ही मतलब, क्योंकि ये रात में आए थे जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो संगम में डुबकी लगा रहे थे जी, इधर दिल्ली का चुनाव चल रहा था, वोटिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी, लेकिन वो दबा नहीं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों की, तो उनको 40 घंटे तक उनके हाथ पैर जंजीरों से बांध के रखे गए थे। उन लोगों का ये कहना है कि वॉशरूम जाने की भी जो है इजाज़त नहीं दी गई थी। बार बार कहने के बाद भी वो जब नहीं मान रहे तो ये लोग हाथ पैर बंधे हुए हैं, घिसल के, मतलब ज़मीन पे लोड करके वो लोग कहते। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कोलंबिया जैसा छोटा देश ट्रम्प से नहीं डरा। वहीं अमेरिकी सैन्य विमानों को अपनी धरती पर उतरने की अनुमति उसने नहीं दी है। उसने अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने वाले कोलंबियाई नागरिकों को हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा है, अपना जो जहाज है वो भेज दिया है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश जो है उसने बोला है कि आप हमारे जो लोग अवैध रूप से गए हैं उनको आप इस तरह यहाँ नहीं ला सकते हैं, उनके लिए हम अपना जहाज भेजें। क्या हिंदुस्तान नहीं भेज सकता था जहाज? जिस तरह से उनको वहाँ से लाया गया, लाइक ए क्रिमिनल टाइप ऑफ, कि उनके हाथ भी बांधे हुए हैं, उनके पैर भी बांधे हुए हैं, और वो अगर बार बार क्या बोलते हैं वॉशरूम जाने को बोल रहे हैं तो भी उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे सामने सभी झुकते हैं। ठीक है। और जिस तरह से इस बात को छुपाया गया, कल पीएम मोदी वहाँ चले गए नहान करने के लिए, उसके चक्कर में कैमरे का थोड़ा फेस उधर हो गया और थोड़ा कैमरे का फेस जो है वो दिल्ली वोटिंग पे हो गया। बाकी जो वो लोग आए थे वहाँ से, उन पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। जिस तरह से देखा जाए तो मिनिस्ट्री मीडिया में भी उन पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, ज़्यादा चर्चा जो है संगम में नहाने पे हुई थी और बाकी जो है दिल्ली चुनाव पे हुई थी। उसके बाद शाम से लेकर के रात 12 बजे तक एग्जिट पोल पे चर्चा हुई है।
अब जो मेन मुद्दा है, वो लोग आए हैं यहाँ पे, उसमें कितने गुजरात के हैं, कितने पंजाब के हैं तो सारे हिंदुस्तानी। लेकिन वही बात है कि सिर्फ विमान वहां क्यों उतारा गया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या पता सिग्नल का मसला हो, कुछ भी हो। अपोजिशन पार्टीज का काम ही इल्ज़ाम लगाना। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा है कि मैंने सुना है कि उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। ये बात ठीक नहीं है। अमेरिका को इन अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह भेजना गलत है। बेहतर होता कि अमेरिका सैन्य विमान की जगह रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से इन्हें भेजता। जिस तरह से हम बात करें, तभी कोलंबिया ने अपना एक विमान भेजा उनको वापस बुलाने के लिए, उसी तरह हिंदुस्तान भी भेज सकता था। अगर हिंदुस्तान नहीं भेज सकता है तो क्या बोलते हैं, वहां से एक विशेष विमान इनको लेकर के आता। लेकिन जिस तरह से लाया गया उस पर जो है क्या बोलते, सबकी नाराजगी है। जी, हालांकि आपने जैसे बताया कि इतनी बुरी दुर्दशा की गई है अप्रवासियों के लिए वहां पर अमेरिका में, लेकिन हमने देखा है यासिर कि जब चुनाव चल रहे थे अमेरिका में, उस वक्त हमारे जो देश है भारत, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो ट्रंप की जीत के लिए वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे उनके लिए। बिल्कुल दुआएं कर रहे थे, और इसका नतीजा कहीं ना कहीं मिला उनको। जी जी, कि वहाँ से हटाया गया। और जब हमारे देश से कोई जाता है बड़ा लीडर, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री या और कोई हो, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई भी दी थी कॉल करके। हाँ, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई भी दी थी कि आप जीत गए। और उसके बाद उन्होंने उनको जो तोहफा भेजा है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो। जी जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।